हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कि क्या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो आरओसी ने कंपनी को इशू किया, क्या वो कंक्लूसिव एविडेंस है कि नहीं। सर, कंक्लूसिव एविडेंस का मीनिंग क्या होता है? देखिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का एक रेलेवेंट जो सेक्शन है कंपनीज एक्ट में, दैट इज सेक्शन 9। सेक्शन 9 कहता है कि जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है तो उसके बाद कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है, कंपनी अपने नाम से प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकती है, ये सारे काम कंपनी कर सकती है, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है। लेकिन इसी के साथ एक पॉइंट आता है कि क्या सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंक्लूसिव एविडेंस है कि नहीं। अच्छा, ये कंक्लूसिव एविडेंस किस बात का होता है? ये कंक्लूसिव एविडेंस इस बात का एविडेंस है कि जिस कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया गया है वो इनकॉर्पोरेशन एज पर लॉ हुआ है। अगर कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया, दैट मीन्स कंपनी का इनकॉर्पोरेशन एज पर लॉ हुआ है एंड नोबडी कैन चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ दिस सर्टिफिकेट। और इसी बात को लेकर दो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस लॉज हैं जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूं। जो फर्स्ट केस लॉ है, इस केस लॉ का नाम है जुबली कॉटन मिल्स लिमिटेड वर्सेस लेविस। सो फर्स्ट केस लॉ का नाम है जुबली कॉटन मिल्स लिमिटेड वर्सेस लेविस। आइए देखते हैं इस केस लॉ में क्या हुआ है। एक कंपनी ने, वी शुड से, एक प्रपोज्ड कंपनी के लिए, एक प्रपोज्ड कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया गया ऑन 6th of जनवरी। एक प्रपोज कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया गया ऑन 6th of जनवरी। उसके बाद ऑन 7th of जनवरी, 7th of जनवरी को शेयर्स का अलॉटमेंट कर दिया गया। देखिए, अभी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ है और कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले ही कंपनी के शेयर्स का अलॉटमेंट कर दिया गया। आप बोलेंगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब तक कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता ना, तब तक कंपनी शेयर्स का अलॉटमेंट नहीं कर सकती। तो यहां ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो शेयर्स का अलॉटमेंट कर दिया गया और शेयर्स का अलॉटमेंट करने के बाद आरओसी ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया। आरओसी ने जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया गया, दैट वाज इशूड ऑन 8th of जनवरी। अप्लाई किया था 6th of जनवरी को, शेयर्स का अलॉटमेंट हुआ 7th of जनवरी को और आरओसी ने सीओआई इशू कब किया? ऑन 8th of जनवरी। लेकिन बाय मिस्टेक जो डेट थी उस सर्टिफिकेट के ऊपर, बाय मिस्टेक जो डेट थी उस सर्टिफिकेट के ऊपर, वो डेट थी 6th of जनवरी। डेट थी 6th of जनवरी। अब क्वेश्चन ये पूछा गया कि अगर बाय मिस्टेक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में डेट डाल दी गई है 6th of जनवरी, तो क्या ये शेयर्स का जो अलॉटमेंट हुआ है ये वैलिड होगा? रजिस्ट्रेशन कंपनी का 8th of जनवरी को हुआ है, लेकिन डेट कौन सी है? 6th of जनवरी, यानी कि जिस दिन कंपनी को बनाने के लिए अप्लाई किया गया था। कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि जो डेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखी हुई है उस डेट से हम कंपनी का इनकॉर्पोरेशन वैलिड मान लेंगे, चाहे वो बाय मिस्टेक क्यों ना लिखी गई हो। और इसका ये मतलब हुआ कि ये जो शेयर्स का अलॉटमेंट हुआ था ऑन 7th of जनवरी, ये क्या बन गया? ये अलॉटमेंट वैलिड बन गया।
अगर इस सर्टिफिकेट के ऊपर डेट होती 8 ऑफ जनवरी तो ये अलॉटमेंट वैलिड नहीं होता, क्योंकि अलॉटमेंट कभी भी कंपनी इनकॉर्पोरेशन से पहले नहीं हो सकता। एंड एज पर द न्यू कंपनीज एक्ट, कंपनी इनकॉर्पोरेशन के 2 मंथ्स के अंदर शेयर्स अलॉट कर सकती है अपने मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर को। तो इसलिए कहा गया कि अगर एक बार सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो गया तो वो एक कंक्लूसिव एविडेंस है, यानी कि इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी पे, एडमिसिबिलिटी पे कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकता। एक केस लॉ मैं आपके साथ अभी और डिस्कस करूंगा जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के कंक्लूसिव एविडेंस होने का ही एक एविडेंस है। तो अब बात करते हैं एक और केस लॉ की, जो केस लॉ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के कंक्लूसिव एविडेंस होने के ऊपर बेस्ड है। इस केस लॉ का नाम है मूसा गुला आरिफ वर्सेस इब्राहिम गुला आरिफ। देखिए इस केस में एग्जैक्टली क्या हुआ था। कंपनी को बनाने के लिए हमें 7 लोगों की जरूरत पड़ती है अगर कंपनी पब्लिक कंपनी है, हमें 2 लोगों की जरूरत है अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी है, और हमें 1 इंसान की जरूरत है अगर कंपनी 1 पर्सन कंपनी है। तो 7 लोग, 2 लोग, 1 लोग जो कंपनी के मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करते हैं, जिनके सिग्नेचर्स होते हैं कंपनी के मेमोरेंडम में। लेकिन क्या आप जानते हैं इस केस लॉ में क्या हुआ था? इस केस लॉ में आउट ऑफ 7 सब्सक्राइबर्स, आउट ऑफ 7 सब्सक्राइबर्स 2 मेजर पर्सन थे, 2 मेजर पर्सन थे एंड 5 माइनस के बिहाफ पे सिग्नेचर था उनके गार्जियन का। तो 7 सब्सक्राइबर थे और 7 सब्सक्राइबर में से 2 मेजर पर्सन के सिग्नेचर्स थे कंपनी इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स पे, और 5 माइनर के बिहाफ पे सिग्नेचर थे उनके गार्जियन के। टोटल हो गया 7। लेकिन क्या माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होता है? आप बोलेंगे नहीं सर, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होता। तो 2 मेजर ने साइन किया, 5 माइनर के बिहाफ पे गार्जियन ने साइन किया, और उसके बाद रजिस्ट्रार ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया। ये जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू किया गया, इसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया गया और कहा गया कि जब 5 माइनर के बिहाफ पे गार्जियन के साइन है, और गार्जियन तो माइनर के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, और माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट भी नहीं होता, तो इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की वैलिडिटी को माइनॉरिटी के ग्राउंड पे चैलेंज किया गया। लेकिन कोर्ट का जजमेंट बहुत इंटरेस्टिंग आया। कोर्ट ने कहा कि एक बार अगर आरओसी ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया तो उसके बाद नोबडी कैन चैलेंज दी वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर आरओसी कंपनी को रजिस्टर करने से पहले मना कर देती तो केस डिफरेंट होता, लेकिन क्योंकि आरओसी ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अब इशू कर दिया है, इसलिए ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वैलिड रहेगा, चाहे माइनर के बिहाफ पे उसके गार्जियन के साइन क्यों ना हो। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग केस आया था जिसमें कि 7 सब्सक्राइबर थे, आउट ऑफ 7 एक सब्सक्राइबर का सिग्नेचर जेन्युइन था, और बाकी जो 6 सब्सक्राइबर थे उनके सिग्नेचर्स को उसने फॉर्ज साइन किया था। एक सब्सक्राइबर ने बाकी 6 सब्सक्राइबर का सिग्नेचर फॉर्ज किया था, और उसके बाद कंपनी इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट आरओसी में डिपॉजिट हो गए।
आरओसी ने सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया और क्वेश्चन ये आया कि क्या ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वैलिड है? तो आंसर सेम था कि एक बार अगर आरओसी ने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया तो उसके बाद आरओसी अपने आप की भी नहीं सुनता और वो सलमान खान के डायलॉग की तरह सीओआई भी क्या हो गया, सीओआई भी वैलिड हो गया। ये कॉन्सेप्ट, ये थ्योरी काफी टाइम तक फॉलो किया गया, लेकिन मैं स्पेशली जो मेरे सीएस के स्टूडेंट्स हैं मैं उन लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि जब आप अपने आईसीएसआई के मॉड्यूल को पढ़ेंगे तो आईसीएसआई के मॉड्यूल में, ये सीए के मॉड्यूल में नहीं है, ये सीएस के मॉड्यूल में आपको जरूर मिलेगा। तो सीएस के मॉड्यूल में आपको ऐसा एक प्रोविजन मिलेगा कि अगर कंपनी के सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को इलीगल तरीकों से लिया गया है, इलीगल मेथड यूज करके लिया गया है, या कंपनी को किसी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए बनाया गया है, तो इन दैट केस, यस, इन दैट केस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की वैलिडिटी को चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन ये जो मैंने आपको लास्ट स्टेटमेंट बताया, ये आईसीआई के मॉड्यूल में इसका जिक्र नहीं है। तो जो सीए के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि वो इन दो केस लॉस को फॉलो कर सकते हैं, और सीएस के स्टूडेंट्स के लिए मैंने आपको एक एक्सेप्शन और बता दिया। सो दैट्स इट फॉर सर्टिफिकेट फॉर इनकॉर्पोरेशन। We'll see you in the next video. Thank you so much. Stay tuned for more videos.